हेलो दोस्तों, परीक्षावाणी प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करने वाले जो परीक्षावाणी प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा करवाया गया था, तो उसका जो लास्ट के 50 प्रश्न हैं उस पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही जितने भी वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं अतिरिक्त जो उसमें हम रिविजन कर सकते हैं वो सारी चीजें हम इसमें रिवाइज करेंगे। तो एक परीक्षावाणी के प्रैक्टिस सेट से आपका लगभग 40 से 50% तक परीक्षावाणी का रिविजन हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नांकित तहसीलों के संबंध में गलत युग्म का चयन कीजिए। देखो पहले है चाकीशैण और जाखणी खाल। ठीक है, तो ये दोनों तहसीलें कहां पड़ेंगी? ये दोनों तहसीलें हैं पौड़ी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा पौड़ी में है। फिर देखो बाराकोट और पाटी, तो बाराकोट और पाटी कहाँ हो जाएगा? चंपावत में। ठीक है, फिर देखो कनाली छीना और देवलथल, तो देवलथल कहाँ है? पिथौरागढ़ में, तो कनाली छीना आपको याद आ जाएगा। ठीक है, देखो धौला छीना और भनोली। ठीक है, भनोली कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बागेश्वर, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो बिरादरी पंचायत का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है? बिरादरी पंचायत। ठीक है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर जो था इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो ऑप्शन दे रखा था थारू, राजी और जौनसारी। ठीक है, तो बिरादरी पंचायत का संबंध किससे है? ये है बोक्सा से। ठीक है, बोक्सा से, बोक्सा। ठीक है, कहां मिलते हैं बोक्सा? नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल प्लस उधम सिंह नगर। ठीक है, बोक्सा कहां कहां मिलते हैं? नैनीताल और उधम सिंह नगर में मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनमें इनसे ही किसका संबंध है? बिरादरी पंचायत का संबंध है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक बच्चे का मुझे मैसेज भी आया था कि सर थारू में भी ये प्रचलित है। ठीक है, बिरादरी पंचायत थारुओं में भी रहा है। और उसके द्वारा मुझे वन लाइनर एक किताब आती है BS नेगी की। ठीक है, तो उस किताब का मुझे फोटो भी भेजा गया था कि सर थारू में इसमें दे रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी प्रश्न पर मुझे आपत्ति भेजते हैं तो वन लाइनर तो प्लीज ना भेजें, क्योंकि वन लाइनर मैं ना पढ़ता हूं, ना मैं कभी सलाह देता हूं पढ़ने की, और ना ही कभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, वन लाइनर कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वन लाइनर आपको बिल्कुल फायदा नहीं देगा, कभी फायदा नहीं देगा। चीजों को समझते हुए पढ़ोगे तो आपको आगे बढ़ने में, क्योंकि आपका टारगेट केवल एक एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड निकालना है बस। उसके बाद जंगल में बैठे रहोगे, आगे कुछ नहीं करना है। यदि आगे कुछ करना है तो वन लाइनर छोड़ दो अभी से, कुछ नहीं मिलेगा वन लाइनर पढ़ के। ठीक है, और दूसरा, मुझे यदि आपको कोई किसी प्रश्न पर आपत्ति होती है, और या तो प्रश्न भेज दो आपकी सर इसमें, मैं स्वयं स्वयं के स्तर से उसमें चेक कर सकता हूँ कि हाँ इसमें कोई गलती रह गई है। ठीक है, यदि आपको आपत्ति है और आपके पास उसका प्रूफ है तो मुझे ऑथेंटिक किताबों से भेजिएगा। ठीक है, जिनमें हाँ जिससे मुझे ये लगे कि दूसरे को यदि मैं बताऊं, अन्य बच्चों को भी मैं उस बारे में अवगत कराऊं, तो सारे का सही होना चाहिए। क्योंकि किसी एक की वजह से मैं सारे के गलत हो जाएं, ये उचित नहीं है। ठीक है, यदि आप ऑथेंटिक बुक से भेजेंगे, यदि कल के दिन पेपर में वो क्वेश्चन आ सकता है तो हम उस पर आपत्ति भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अजय रावत है, घनश्याम जोशी है, ठीक है, या फिर राजेंद्र बलौदी जी की है परीक्षावाणी है, ठीक है, या फिर कठौत जी की है। ऐसी जो किताबें, या फिर जनजातीय इतिहास जो DD शर्मा जी के, ठीक है, यहां से आप भेजिए। हाँ, तो लगेगा कि हाँ आप लोग सही भेज रहे हैं। ठीक है, तो वन लाइनर ना भेजें, क्योंकि वन लाइनर ना मैं पढ़ाता हूँ और ना ही मैं कभी पढ़ने की सलाह देता हूँ, और ना ही मेरे द्वारा कभी वन लाइनर पढ़ा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को आगे से आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, कुमाऊं के झोड़ा नृत्य के समान गढ़वाल में प्रचलित नृत्य है, तो कौन सा नृत्य है जो कुमाऊं के झोड़ा नृत्य के समान है गढ़वाल में? ये है चांचरी नृत्य। ठीक है, ये भी ग्रुप में, एक झुंड में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? इसको तो आप बिल्कुल 100% लिख लो, क्वेश्चन आता ही आता है। या तो आपसे ST की सीटें पूछ लेगा 2, या फिर SC की सीटें पूछ लेगा। ठीक है, देखो SC कितनी है? 13। ST कितनी है? 2। ठीक है, कहां कहां है ST 2? चक्राता और नानक मत्ता। ठीक है, चक्राता में कौन है विधायक? प्रीतम सिंह। नानक मत्ता में कौन है? गोपाल सिंह राणा। ठीक है, SC की कितनी है? 13। सर्वाधिक कहां है? SC, सर्वाधिक SC हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में कौन कौन सी है? भगवानपुर, ठीक है, झबरेड़ा, और तीसरी कौन सी? ज्वालापुर। ठीक है, ज्वालापुर सर्वाधिक कहां है? हरिद्वार में। किस जिले में नहीं है SC की? रुद्रप्रयाग प्लस चंपावत में कोई SC की सीट नहीं है। ठीक है,
कोई भी एससी की सीट नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य जिलों में एक एक, देहरादून में कौन सी है, राजपुर रोड, ठीक है, देहरादून में है। इसके अलावा कौन सी देखो, टिहरी में कौन सी है, घनसाली, ठीक है, घनसाली। पौड़ी में कौन सी है, पौड़ी हो जाएगी, ठीक है। अल्मोड़ा में कौन सी है, सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर अल्मोड़ा में। नैनीताल में कौन सी है, नैनीताल। यहाँ से कौन है विधायक, सरिता आर्य। सोमेश्वर से कौन है, रेखा आर्य। पौड़ी से कौन है, राजकुमार, ठीक है। सारे आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो और कौन सी सीट है, उत्तरकाशी, पुरोला, ठीक है, पुरोला। चमोली से कौन सी है, थराली, ठीक है, थराली। बागेश्वर से कौन सी, कफकोट, ठीक है, कफकोट बागेश्वर से। शांति पिथौरागढ़ से कौन सी, गंगोली घाट, ठीक है, गंगोली घाट। और उधम सिंह नगर से कौन है, यशपाल आर्य, ठीक है। ये भी एक काफी महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से यशपाल आर्य है, सॉरी यशपाल आर्य जहां से विधायक है, बाजपुर, ठीक है, बाजपुर से विधायक है यशपाल आर्य जी। और यहाँ पर ये भी क्या है, एक एससी की सीट, ठीक है। तो कितने को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13 सीटें टोटल आपकी हो गई, ठीक है। तो ये 13 की 13 सीटें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इनमें कौन विधायक है अभी। इसके अलावा देखो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में यदि आप बात करें तो 8 महिलाएं इस बार चुनी गई है, ठीक है, 8 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कि सर्वाधिक हैं। अभी तक का देखो, पहले विधानसभा में 4, दूसरे में 5, तीसरे में 5 और चौथे में, ठीक है, इस तरह से 7 टोटल चुनी गई हैं। तो इस बार 8 महिलाएं इस बार चुनी गई हैं, ठीक है। इन 8 का विधानसभा क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। देहरादून से कौन है, कैंट से सविता आर्य, सॉरी सविता कपूर, ठीक है, सविता कपूर है यहाँ से। देखो ऐसे ही यदि आप चर्चा करें तो टोटल 8 में आपको शायद पहले लिखा चुका हूं, ठीक है, तो उनको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। देखो इनमें एक जो महत्वपूर्ण है वो है कोटद्वार सीट से कौन है, अभी जो विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूरी, ठीक है, कोटद्वार से है रितु खंडूरी, ठीक है, कोटद्वार से कौन है, रितु खंडूरी, ठीक है। भगवानपुर से कौन है, ममता राकेश, ममता राकेश, ठीक है, ये लगातार जीतती है वहां से, ध्यान रखिएगा आप लोग। साथ ही देखो यमकेश्वर से कौन है, ठीक है, यमकेश्वर कौन है, रेणु बिष्ट, ठीक है, रेणु बिष्ट है। नैनीताल कौन है, सरिता आर्य, ठीक है, सरिता आर्य। इसके अलावा देखो सोमेश्वर कौन है, रेखा आर्य, ठीक है, रेखा आर्य सोमेश्वर से। वर्तमान में खेल मंत्री भी यही है, महिला सशक्तिकरण मंत्री यही है, ठीक है। तो कितने हो गए देखो, 3 6 हो गए, ठीक है। 2 और कौन बची हैं अभी, एक है हरिद्वार ग्रामीण, ठीक है, हरिद्वार ग्रामीण, ध्यान रखिए कौन है, अनुपमा रावत, ठीक है, अनुपमा रावत है हरिद्वार ग्रामीण से। एक और कौन बचे अभी, एक है केदारनाथ से, ठीक है, केदारनाथ, केदारनाथ से कौन है, शैला रानी, ठीक है, शैला रानी रावत, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, देखो टोटल 8 महिलाएं, 2 एसटी विधायक और 2 एसटी सीटें कौन कौन सी, 13 एससी सीटें कौन कौन सी और 8 महिला विधायक अभी कौन कौन है, ये सारे आपने ध्यान रखना है। यदि उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं के बढ़ते कदम इस तरह से आपको निबंध देखने को मिलेगा, तो ये आंकड़े का थोड़ा सा निचोड़, विधानसभा चुनाव का हल्का सा निचोड़ आपको वहां पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। समीक्षा अधिकारी, एपीएस या फिर लोअर पीसीएस या फिर पीसीएस, किसी भी एग्जाम में आपको ऐसा निबंध यदि मिलता है, यदि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भी मिलता है ना, तो कभी भी देखो आप कोई भी एग्जाम यूकेपीएससी द्वारा जो आयोजित होता है उसको देते, मेंस परीक्षा देते हैं, वहां पर निबंध आता है, तो निबंध आपको कोई भी मिले, ठीक है, उत्तराखंड आपने उसमें जरूर डालना है थोड़ा बहुत। यदि संस्कृति आए, कुछ भी आए, भारत में पर्यटन आए, तो उत्तराखंड आपको जरूर लिखना पड़ता है, ठीक है, तभी आपको अच्छा नंबर वहां पर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें आपने वहां पर, इसका हल्का सा निचोड़ आप थोड़ा बहुत यहाँ पर भागीदारी, कितना प्रतिशत मतदान रहा, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही है मतदान में, पुरुषों की कम रही है, तो ये सारे फैक्टर आपको थोड़ा बहुत लिखने पड़ते हैं, ठीक है, वहां पर। और ध्यान रखिएगा विधानसभा चुनाव कब हुआ था, 14 फरवरी, ठीक है, 2022 को। कौन सा विधानसभा, 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है। परिणाम कब आया था, 10 मार्च को आया था, ठीक है, 10 मार्च को परिणाम आया था। और देखो इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री धामी की सीट से है भी, ध्यान रखिएगा, चंपावत, ठीक है, चंपावत से। और इनके लिए सीट किसने छोड़ी थी, कैलाश गहतोड़ी ने, ठीक है। और इन्होंने चंपावत में किसको हराया था, निर्मला गहतोड़ी को हराया था, ठीक है, निर्मला गहतोड़ी को हराया था, ध्यान रखिएगा। इससे पहले किस सीट से हारे थे, खटीमा से। और किसने हराया था इनको, भुवन कापड़ी ने, ठीक है, भुवन कापड़ी, जो कि प्रदेश कांग्रेस के भी क्या है, उपाध्यक्ष है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। यशपाल आर्य क्या है अभी वर्तमान में, नेता प्रतिपक्ष है, ठीक है। इससे पहले विधानसभा में कौन थे नेता प्रतिपक्ष, इंदिरा हृदयेश, ठीक है, उनकी मृत्यु होने के पश्चात
वर्तमान में कौन है? भी यशपाल आर्य, जो कि बाजपुर से विधायक और पहली विधानसभा के अध्यक्ष भी यशपाल आर्य रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो जो वित्त मंत्री अभी कहां से हैं विधायक, कहां से हैं वो? डोईवाला से। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। विधानसभा चुनाव में कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव हुए हैं और टोटल मतदान कितना हुआ था? 65.37%। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो सारे विधानसभा चुनावों से संबंधित फैक्ट हमारे। दो और चीजें आप नोट करना है, यमुनोत्री से कौन निर्विरोध कौन कौन है? एक तो संजय डोभाल, ठीक है, संजय डोभाल, और एक है उमेश कुमार। ठीक है, उमेश कुमार जो कि खानपुर से हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो पटवारी आप लोगों को बनना है तो इसका केंद्र कहाँ पर है, जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी? कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, तो अल्मोड़ा में आपकी ट्रेनिंग होनी है 1 साल की। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में वह मेला जो धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन सा है इसमें? विश्व मेला। ठीक है, विश्व मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्तरकाशी में। इसके अलावा देखो, गणनाथ मेला कहाँ होता है? गणनाथ मेला है अल्मोड़ा में। ठीक है, माघ मेला कहाँ होता है? उत्तरकाशी में भी होता है, बागेश्वर में भी होता है। ठीक है, और साथ ही देखो आषाढ़ी को अधिक कहाँ होता है? देवीधुरा में। ठीक है, देवीधुरा जो कि कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है। अगला देखो, निम्नांकित में से किस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन रहा है? ठीक है, किस में रहा है विधवा विवाह? थारुओं में। ठीक है, थारुओं में विधवा विवाह प्लस विवाह की 3 प्रथाएं इसमें प्रचलित रही है। ठीक है, पक्की पौड़ी, ठीक है, अपना पराया और लठ भरवा भोज, इस तरह से इसमें अलग अलग प्रथाएं रही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जौनसारी में भी देखो विवाह के 3 प्रकार हैं, एक है बासदिकी, ठीक है, बोई दोदिकी और बासदिया, इस तरह से 3 प्रकार। ठीक है, आप लोग देखिएगा उसमें। और बोक्सा देखो, बोक्सा अभी हम चर्चा कर चुके हैं, बिरादरी पंचायत, साथ ही राजी। राजी में, ठीक है, राजी में कौन कौन सा प्रचलित है? सांग जांगी और पेठा संस्कार। ठीक है, राजियों में प्रचलित है। राजी जो कि पिथौरागढ़ में आपको मिलेगी। रोमबा इनकी बोलचाल की भाषा होगी। ठीक है, राज्य की सबसे कम जनजाति वाली भाषा, जो सबसे कम जनजातीय संख्या में, वो कौन सी होगी? राजी होगी। ठीक है, पिथौरागढ़ में मिलती है। और काष्ठ कला में निपुण और मूक विनिमय प्रणाली में प्रचलित रही है। ठीक है, जो थारू है, राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है थारू। ठीक है, और जौनसारी गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हो गई जौनसारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? देखो 2011 की जनगणना, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? हरिद्वार। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी है? 186, 292। ठीक है, इस तरह से टेलीफोन नंबर की तरह याद कर लो इसको। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? हरिद्वार में। यदि हरिद्वार की चर्चा करें, देखो किस किस चीज में आगे रहेगा ये? ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व, यहाँ ज्यादा, सबसे ज्यादा जनघनत्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या हो गई, सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें आपको हरिद्वार में देखने में मिलेंगे। ठीक है, अगला देखो, इसमें ऑप्शन दे रखा है चंपावत। तो चंपावत में क्या है? यहां पर है सर्वाधिक कम क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है? चंपावत है। इसके अलावा देखो जनघनत्व में पूर्व की अपेक्षा, ठीक है, लिंगानुपात में, सॉरी, ठीक है, लिंगानुपात में पूर्व की अपेक्षा, ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात में पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक कमी। ठीक है, सर्वाधिक कमी, तो लगभग 77-80 का इसमें अंतर आया हुआ है। ठीक है, 70-80 का अंतर इसमें आपको देखने को मिलेगा। लिंगानुपात में पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक कमी कहाँ है? चंपावत में। ठीक है, और सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चंपावत है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? कल ही हम इसमें चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कब हुई थी? 15 सितंबर 1997 को। अगला देखो, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर जो कि कुमाऊं का एक जिला है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपको मिलेगी, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत। ठीक है, सबसे कम नगरीय प्रतिशत भी, सबसे कम नगरीय प्रतिशत कहां मिलेगा? बागेश्वर मिलेगा। ठीक है, और देखो उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में क्या क्या है? सबसे पहले तो सबसे कम महिला साक्षरता,
सबसे कम महिला साक्षरता, ठीक है, कहाँ है? उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता। और एक ऐसा जिला है जो कि राज्य औसत से कम, ठीक है, राज्य औसत से कम साक्षरता, राज्य औसत से कम साक्षरता, ठीक है। कौन कौन से जिले राज्य औसत से कम है? हरिद्वार, टिहरी, ठीक है, और यूएस नगर और उत्तरकाशी। तो 4 जिले ऐसे हैं जिनकी औसत साक्षरता राज्य औसत से भी कम है, ठीक है। तो पूरा रिवीजन आपका थोड़ा बहुत हो गया है, ठीक है, जनसंख्या के संबंधित में भी। अगला क्वेश्चन देखो, महाहिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, महाहिमालय में कौन सर्वाधिक रहती है? इनमें से क्वेश्चन हो जाएगा भोटिया, ठीक है। देखो जौहारी, ठीक है, राजी, जाड़ ये है नहीं तो कौन सी हो जाएगी? भोटिया हो जाएगी। और जाड़ क्या है? भोटिया की ही एक प्रजाति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस जनपद में 2001 की अपेक्षा 10 की वृद्धि दर में वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये क्वेश्चन शायद कई बच्चों को समझ में नहीं आया। देखो इसमें पूछा क्या गया था, पूर्व की अपेक्षा जिसमें वृद्धि सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहां पर है? यूएस नगर में, ठीक है। समझिएगा इस चीज को, 33.45% के साथ यूएस नगर पहले नंबर पर है, लेकिन वर्तमान में है तो पहले नंबर पर, लेकिन पूर्व की अपेक्षा इसमें कमी हुई है। पूर्व में कितना था? 2011 में 33.60, यानी कि -15% की यहाँ पर कमी आई है। फिर भी क्या है? सर्वाधिक है, 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में सर्वाधिक है, तो सबसे पहले नंबर पर है। तो इस तरह से सारे जिलों में 10 की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है पूर्व की अपेक्षा। जैसे उधम सिंह नगर है तो सबसे ज्यादा अंक, लेकिन पूर्व की अपेक्षा इसमें भी कमी आई है। जो देहरादून और हरिद्वार है वहां पूर्व की अपेक्षा बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। देहरादून पहले 25 था तो 32 पहुंच गया, हरिद्वार पहले 31 था तो 32 पहुंच गया, ठीक है। तो पूर्व की अपेक्षा वहां पर वृद्धि आई है, लेकिन 33 नहीं पहुंचे वो, ठीक है। इसलिए उधम सिंह नगर से पीछे, लेकिन पहले की अपेक्षा इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो कौन कौन से इसमें सही हो जाएंगे? विकल्प ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, देहरादून और हरिद्वार जिनमें पूर्व की अपेक्षा वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो लगभग सभी बच्चों ने इसका उत्तर उधम सिंह नगर किया होगा, जो कि गलत आंसर है, ठीक है। क्यों है मैं आपको समझा चुका हूं। अगला देखो, फूलबाग हवाई अड्डा कहां पर है? फूलबाग हवाई अड्डा पंतनगर में पड़ता है। बाकी इसमें सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है? अल्मोड़ा में, ठीक है, 1139 के आसपास है लगभग। इसके अलावा यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात यानी कि राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले 4 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है, थोड़ा सा यूनिक यदि आप बढ़े तो देखो नैनीताल, ठीक है, प्लस देहरादून, यूएस नगर प्लस हरिद्वार। ये 4 जिले ऐसे हैं जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय औसत से भी कम है इनका लिंगानुपात, ठीक है। ये सारे फैक्टर आपने ध्यान रखने। और राज्य में सर्वाधिक कम कहां हो जाएगा? हरिद्वार में हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात कहां है? हरिद्वार में। सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहां है? वो हो जाएगा पिथौरागढ़ में, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, मिलान कीजिए, ढालीपुर परियोजना कहाँ है? यमुना नदी पर है, देहरादून में है, ठीक है। लोहिया हेड परियोजना कहाँ है? उधम सिंह नगर में पड़ती है और शारदा नहर पर है। पथरी परियोजना कहाँ है? देखो हरिद्वार में पड़ती है, ठीक है, गंगा नहर में। और लोहरी नाग परियोजना कहाँ है? उत्तरकाशी में, भागीरथी नदी पर पड़ती है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा, काफी आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में वह जनपद जिसकी औसत साक्षरता राज्य की औसत साक्षरता से कम नहीं है, तो ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। कौन कौन इसमें राज्य की औसत साक्षरता से कम है? इसमें बागेश्वर नहीं है, ठीक है। बाकी 3 + 1 इनमें उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी प्लस उधम सिंह नगर 4 ऐसे हैं जिनकी औसत साक्षरता राज्य की औसत साक्षरता से कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष भोटिया को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया? ठीक है, कब किया गया था? 1967 में यहाँ की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसमें देखो 1962 से पहले इनका तिब्बत के साथ व्यापार भी चलता था, ठीक है। आप लोगों ने गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखो, सही युग्म का चयन कीजिए। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ है? ऋषिकेश में, बिल्कुल सही है, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जिसको HMT बोलते हैं कहाँ है? नैनीताल, ठीक है, रानी बाग में पड़ती है। अगर देखो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है? कोटद्वार में, बिल्कुल सही। और ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी शुमेली, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज आप जोड़ लें, देखो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये है कोटद्वार में, ठीक है, जो यहाँ पर दी गई है। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BHEL ये कहाँ पड़ती है? हरिद्वार के रानीपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड में वह स्थान जहां क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है, कहाँ की गई है? काशीपुर में।
तो काशीपुर में ही सर्वाधिक प्राचीन जो सूती मिल प्राप्त हुई है कहाँ से हुई है, काशीपुर से प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राजी जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती। ठीक है, कहाँ मिलेगी आपको, पिथौरागढ़ में मिलेगी, सबसे कम इनकी जनसंख्या। ठीक है, और सारे फैक्ट में इनके बारे में बता चुका हूँ कि पहले इनमें मूक विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, साथ ही देखो काष्ठ कला में निपुण है। ठीक है, और इनमें जो विवाह की प्रथा कौन कौन से, सांग जांगी और पिठा संस्कार। ठीक है, देखो थारू और बोक्सा कहाँ मिलते हैं, उधम सिंह नगर में। ठीक है, नैनीताल में आपको बोक्सा भी मिलेंगे, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, और देहरादून में कौन मिलते हैं, जौनसारी। ठीक है, निम्नलिखित में किस जनपद में रेल लाइन का विस्तार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है रेल लाइन। देखो रेल लाइन कहाँ कहाँ नहीं, कहाँ कहाँ है, पहले पौड़ी में मिलेगी आपको। ठीक है, हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, ठीक है, चंपावत और नैनीताल। 6 जगह आपको रेल लाइन उत्तराखंड में मिलती है। सबसे कम कहाँ है, पौड़ी में सबसे कम। सर्वाधिक कहाँ है, हरिद्वार में। ठीक है, सर्वाधिक। यदि स्टेशनों की बात करें, पौड़ी में कौन सा आता है, कोटद्वार। ठीक है, हरिद्वार में कौन कौन सा आता है, देखो हरिद्वार है, लक्सर, ठीक है, ज्वालापुर। अगला देखो नैनीताल की बात करें तो सबसे प्रमुख कौन है, काठगोदाम, हल्द्वानी, ठीक है, रामनगर, और कौन सा आएगा, लाल कुआं। ठीक है, अगला देखो देहरादून में कौन सा आता है, देहरादून, डोईवाला, रायवाला और ऋषिकेश। ठीक है, उधम सिंह नगर में कौन सा आएगा, काशीपुर और रुद्रपुर। ठीक है, चंपावत में कौन सा आता है, टनकपुर। तो ये रेलवे लाइन के प्रमुख स्टेशन है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, सबसे कम रेलवे लाइन कहाँ है, पौड़ी में। सर्वाधिक कहाँ मिलेगी, हरिद्वार में। ठीक है, इनमें जो कुछ एडवांस क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कौन सा इसमें एक पर्वतीय रेल मतलब पर्वतपादी रेलवे स्टेशन नहीं है। देखो ऋषिकेश पर्वत की जड़ पर है, ठीक है, टनकपुर पर्वत की जड़ पर है, काठगोदाम पर्वत की जड़ पर है। ठीक है, और इसमें एक और ऑप्शन आपको मिल सकता है, ठीक है, कौन सा, कोटद्वार, ये भी पर्वत की जड़ पर है। ठीक है, तो ये सारों पर्वतपादी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूछ जा सकते हैं। और कौन सा अंतिम नहीं है, ये भी अंतिम है। ठीक है, ऋषिकेश अंतिम है, अभी टनकपुर अंतिम है। ठीक है, कोटद्वार अंतिम है, और साथ में देखो यहाँ पर रामनगर भी अंतिम है अभी, और देहरादून भी अंतिम स्टेशन है। ठीक है, ऋषिकेश भी अंतिम है, सारे अभी अंतिम स्टेशन है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सा अंतिम नहीं है। ठीक है, कौन सा अंतिम नहीं है, देखो इनमें सब अंतिम है, ऋषिकेश, देहरादून, टनकपुर और काठगोदाम। ठीक है, कोटद्वार, ये सब क्या है, अंतिम रेलवे स्टेशन। और रामनगर ये भी क्या है, अंतिम रेलवे स्टेशन है, मतलब यहाँ से आगे ट्रेन नहीं जाती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन यूके पीएससी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो आपने सारी चीजें ध्यान रखना। देखो काठगोदाम कब जुड़ा, 1884 में। तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा राज्य का, काठगोदाम। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। ठीक है, देहरादून कब जुड़ा, 1900 में, हरिद्वार 1896। ठीक है, और देहरादून कब जुड़ा, 1900 में। रामनगर कब पहुंची, 1907 में। ठीक है, और कोटद्वार भी 1895 के आसपास ट्रेन पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्य में उत्तराखंड आयुर्वेदिक कॉलेज, ये 2009 में इसकी स्थापना की गई, और कहां पर की गई है, देहरादून में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, किस वर्ष टिहरी बांध जल निगम की स्थापना की गई है। क्वेश्चन पूछा है THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, देखो 12 जुलाई 1988। और टिहरी बांध का इसको निर्माण कार्य कब सौंपा 1989 में। ठीक है, 1989 में निर्माण कार्य इसको सौंपा था टिहरी बांध का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ऋषिकेश में। THDC का मुख्यालय कहाँ है, ऋषिकेश में। ठीक है, ये तीनों फैक्ट तो आपने ध्यान रखने ही रखने हैं। इसके अलावा देखो टिहरी बांध कब योजना प्रस्तावित हुई, 1972 में। ठीक है, निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, 1978 में। ठीक है, रूस के साथ समझौता कब हुआ, 1986 में। 1988 में THD की स्थापना, 1989 में इसको इसका कार्य सौंपा गया था। ठीक है, और 2005 में टिहरी जलमग्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ से संबंधित फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। टिहरी बांध जिसका स्थानीय नाम क्या है, सुमन सागर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही इसको स्वामी राम तीर्थ सागर भी कहते हैं या कहा जाता है। और किन दो नदियों के संगम पर है, भागीरथी और भिलंगना। ठीक है, उनके संगम पर
त्रिहरि जिसका प्राचीन नाम, और संगम कौन सा है, गणेश प्रयाग, वहां पर स्थित है टिहरी डैम, ठीक है, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। यदि ऊंचाई पूछता है तो 260.5 मीटर क्या है इसकी हाइट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि क्षेत्रफल पूछता है तो 42 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष देहरादून में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा स्थापित की गई थी? कब की गई थी? देखो 5 मई 2006 को यहाँ पर मीटिंग होती है आरबीआई की, और उसके पश्चात 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई की शाखा की स्थापना होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए मध्य हिमालय, ये प्रश्न यहाँ पर जो पूछे ये पत्र पूछे, ठीक है, कौन सा पत्र कहां से प्रकाशित होता है? देखो पूछा है मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय कहां से? पिथौरागढ़ से। इसमें आप इसको प्लस एक और कर लें, इसमें आज का पहाड़ कहां से मिलता है? पिथौरागढ़ से निकलता है, ठीक है। पूर्वासी कहां से हो जाएगा? अल्मोड़ा से, ठीक है। इसमें अगला ऑप्शन जो दे रखा है देखो उत्तरा, उत्तरा प्लस पहाड़ कहां से हो जाएगा? नैनीताल से, ठीक है। इसमें अगला जो ऑप्शन दे रखा है देखो पर्वतजन, युगवाणी, ये दोनों कहां से हैं? देहरादून से, ठीक है, देहरादून। गढ़वाल देह भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा है देखो उत्तराखंड दर्पण, उत्तराखंड दर्पण प्लस उधम सिंह नगर का दर्पण, दोनों कहां से होते हैं? यूएस नगर से, ठीक है। तो ये पत्र आपने ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं बार बार। अगला देखो, राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर है? उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में, और उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? अभी डॉक्टर धन सिंह रावत, जो कि श्रीनगर से विधायक है, ठीक है। इसके बाद देखो SCERT राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद कहां पर है? अभी ये है देहरादून में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले नरेंद्र नगर में था SCERT, अब कहां चला गया? देहरादून के झाझरा में। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन इसमें देखो पौड़ी, पौड़ी में क्या है? प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ठीक है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहां है? पौड़ी में। और रुद्रपुर में ग्राम्य विकास संस्थान, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। अगला देखो, निम्नांकित में वह बोली जो सौर क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, तो काफी आसान। देखो सौर क्षेत्र में कौन सी? सौर्याली, ठीक है। ऐसे देखो अस्कोटी कहां बोली जाएगी? जो अस्कोट क्षेत्र में, दानपुरिया जो दानपुर क्षेत्र में बोली जाएगी, ठीक है। कुमैया जो नैनीताल और अल्मोड़ा का जो मेन एरिया है वहां पर जो बोले जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है राज्य लोक सेवा आयोग? देखो राज्य के संबंध में कोई भी चर्चा यदि होती है, राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, दोनों चीजें, कितना हो जाएगा? 6 या फिर 62 वर्ष। यदि संघ लोक सेवा आयोग की बात होती है, निर्वाचन आयोग की बात होती है, तो कौन सा हो जाएगा? सेंट्रल लेवल पर 6 या 65, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है 6 62। यदि इसके अलग क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है राज्य सूचना आयुक्त, तब आ जाएगा 5/62 वर्ष, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। और त्यागपत्र किसको देगा? वो राज्यपाल को। लेकिन हटा कौन सकता है उसको? राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केवल हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। ऐसे ही सूचना आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को ही देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी ध्यान रखना, वर्तमान में कौन है? डॉक्टर राकेश कुमार। और जब से ये आए हैं आयोग की कार्य प्रणाली पूरी तरह से बदल गई है, ठीक है। किस जनपद में हिमालयन संग्रहालय स्थित है? तो कहां पर है हिमालयन संग्रहालय? ये है उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। और निम्न के अंडर ये आता है, मतलब जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये स्थित है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून स्थानांतरित किया गया? तो कब किया गया देहरादून स्थानांतरित? 1942 में, ठीक है। 1942 में इसको देहरादून में लाया गया था। इससे पहले 1867 में इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? पश्चिम बंगाल यानी कि कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखो, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। और स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और किसने करी थी? बोसी सेन ने, ठीक है, बोसी सेन। 1924 में इसकी स्थापना हुई। और किसके द्वारा की गई है? बोसी सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी पुस्तक? ये लिखी है इंद्र सिंह नयाल जी के द्वारा, ठीक है। इंद्र सिंह नयाल ने लिखी है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। क्वेश्चन ऐसे भी आता है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ठीक है, कुमाऊं कभी कभी उसमें से हटा भी देता है। बाकी देखो बद्रीदत्त पांडे इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है? कुमाऊं का इतिहास।
और भक्त दर्शन की ये कृति, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, हर दूसरे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो 3 पुस्तकें, एक गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो कि पातीराम द्वारा रचित है, ठीक है, मसूरी मेडली जो कि गणेश शैली द्वारा रचित है, और भक्त दर्शन की ये वाली गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, ठीक है। ये 3 किताबें हर एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं, लगातार आती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब देखो राज्य में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? काशीपुर में। इसके अलावा देखो अभियांत्रिकी संस्थान, ठीक है, जल अनुसंधान संस्थान, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, भवन अनुसंधान संस्थान, सारे कहाँ हैं? रुड़की में ही है, ठीक है। और रुड़की में ही कौन सा? IIT रुड़की, रुड़की में ही स्थापित है, जिसके द्वारा हाल ही में किसान ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। और IIT रुड़की में हाल ही में परम कंप्यूटर भी स्थापित, परम गंगा कंप्यूटर स्थापित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो काशीपुर में क्या है? IIM, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में किसे हिमपुत्र भी कहा जाता है? 2 डाउट आपके मैं क्लियर करता हूं। हिमपुत्र प्लस धरतीपुत्र कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। और हिमालय पुत्र, हिमालय पुत्र कौन है? ये है हिमालय पुत्र हैं गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। ये हिमालय पुत्र के रूप में जाने जाते हैं और ये हिमपुत्र के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करना है आपने। हिमपुत्र या धरती पुत्र, देखो बर्फ कहां गिरेगी? हिमपात कहां पर होगा? धरती पर ही तो होगा ना। तो कौन है? ये है हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। अब जब बर्फ गिरेगी तो उसके पश्चात हिमालय बनेगा, जब वहां बर्फ जमेगी, ठीक है, उसका बर्फ का घर बनेगा हिमालय, तो उसके पश्चात बनेगा। तो ये दोनों एक जुड़े हुए, ठीक है, ये अलग है। देखो बर्फ कहां गिरी? धरती पर, कौन है? HNB, ठीक है। और उसके पश्चात हिमालय बना ना, तो कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। तो दोनों ध्यान रखना आप लोगों ने, दोनों अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग पूछा जाएगा आपसे। हमेशा कंफ्यूज करने के लिए ही आपको ऐसे ऑप्शन देता है, और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला देखो, वीरेंद्र डंगवाल को उनकी किस रचना के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन पहले आयोग पूछ चुका है। जो रेंजर का हुआ था 2016 में प्री का एग्जाम, ठीक है, उसका क्वेश्चन देखना आप, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वीरेंद्र डंगवाल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया? कौन सी रचना है? दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो, इसी दुनिया में ये किसकी रचना? ये भी वीरेंद्र डंगवाल की है। तपोभूमि गढ़वाल, ये किसके? शिवानंद नौटियाल की। और नंगाड़े खामोश है, ये किसके? भजन सिंह की, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में वह व्यक्ति जो चित्रकला से संबंधित है, तो कौन है चित्रकला से संबंधित? रणवीर सिंह, ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट, ठीक है, RS बिष्ट, जो कि चित्रकला से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1991 में पद्मश्री इन्हें दिया गया था। और पद्मश्री पाने वाले पहले चित्रकार उत्तराखंड के, ठीक है, चित्रकार हैं उत्तराखंड के, कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसमें इनके एक जो रचना, इनका एक जो चित्र है पहाड़ी घसियारे, ठीक है, पूछा गया कई बार पहले, SSC इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं, यशोधर मठपाल, ठीक है, क्या है? पुरातत्वविद है, ठीक है, इतिहासकार है, लेकिन चित्रकला का संरक्षण इनके द्वारा किया गया, ठीक है, चित्रकला के संरक्षण किया गया है, संरक्षण, ठीक है, स्वयं चित्रकार नहीं है, इन्होंने चित्रकला का संरक्षण किया है। देखो लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी की इनके द्वारा स्थापना की गई, ठीक है। साथ ही देखो पेटसाल और खड़कानौली गुफाएं, इसके अलावा अन्य कई सारी चीजें, ओखली इन्होंने प्राप्त की, कई सारे पुरातत्व स्थलों में इन्होंने कार्य किया, ठीक है, उत्खनन का कार्य किया। साथ ही देखो इन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास भी कहा जाता है, ठीक है, उत्तराखंड का वेद व्यास इनको कहा जाता है। और इनकी एक रचना कौन सी? कुमाऊं की चित्रकला, ठीक है, इनकी एक रचना है कुमाऊं की चित्रकला। और साथ ही 2006 में कौन सा पुरस्कार मिलता है इनको? पद्मश्री मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यशोधर मठपाल काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। अगले देखो, इसमें ऑप्शन सी है नीलांबर पंत, ठीक है, क्या है? वैज्ञानिक। कैसे वैज्ञानिक है? अंतरिक्ष वैज्ञानिक। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वैज्ञानिक है, ठीक है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। और इन्हें 1984 में, ठीक है, 1984 में पद्मश्री मिला था। और पद्मश्री पाने वाले, ठीक है, पद्मश्री पाने वाले
उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक, ठीक है, उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक रहे हैं। तो सारे फैक्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, ये भी पूछा गया है। और चंद्र सिंह राही कौन है, देखो गढ़वाली और जौनसारी गायक हैं चंद्र सिंह राही, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखो किसे चिपको वुमन भी कहा जाता है, कौन है चिपको वुमन, कौन है, गौरा देवी, ठीक है, गौरा देवी, इन्हें चिपको वुमन भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, कब शुरू किया गया था, देखो 24 मार्च 1974, ठीक है, कहां पर, चमोली में आता है, ठीक है, चमोली के रेणी गांव में, रेणी गांव में चिपको आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तपोवन रेणी उस रेंज में ये पड़ता है, तो क्या हुआ था वहां पर, गांव के पुरुष, ठीक है, धरना प्रदर्शन हेतु जो वहां पर निर्माण योजनाएं चल रही थी उनमें धरना प्रदर्शन हेतु कहा, मुख्यालय में गए हुए थे, गोपेश्वर मुख्यालय, ठीक है, वहां पर गए हुए थे। तो उसी दौरान वन विभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों को भेजा गया कि वहां पर जो भी जंगल है उसको नष्ट कर दो ताकि परियोजना को वहां पर मूर्त रूप दिया जा सके, ठीक है। लेकिन वहां की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में सारे पेड़ों पर चिपक कर उन पेड़ों की रक्षा करी थी, ठीक है। तो बोला गया कि भाई पहले हमको काटो, उसके पश्चात आप पेड़ों को काटना। तो इसलिए काफी एक अच्छी पहल, ठीक है, जो कि बाद में पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैली, ठीक है। तो उस आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है, गौरा देवी को, ठीक है। लेकिन उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसके द्वारा दिलाई गई थी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट के द्वारा, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है, कौन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। भारत रत्न कब मिला था, 26 जनवरी 1957, ठीक है। देखो इनका जन्म कब हुआ, 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर 1887, कहां हुआ था, खूंट ग्राम अल्मोड़ा में, ठीक है। तो 10 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, उत्तराखंड गौरव दिवस, ठीक है। 10 सितंबर 1887 में उनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 7 मार्च 1961, ठीक है, 7 मार्च 1961 में इनकी मृत्यु हुई। भारत रत्न कब मिला, 26 जनवरी 1957। संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी, ठीक है, संयुक्त प्रांत के पहले सीएम, ठीक है, कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के यानी कि पहले सीएम कौन रहे, गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, ठीक है। गृह मंत्री कब से कब तक रहे, 1955 से 61 तक का ये गृह मंत्री भी रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें कहां पर कैद रखा गया था, अहमदनगर किले पर, ठीक है, अहमदनगर किले में इन्हें कैद रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। यदि अन्य चीजों की बात करें, देखो 1903 हैप्पी क्लब इनके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। 1914 में प्रेम सभा की स्थापना कहां, काशीपुर में, ठीक है, काशीपुर में प्रेम सभा की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो सारे फैक्ट देखो, इनको क्या बोला था, अभी मैंने बताया था, इनको हिमालय पुत्र की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। बाकी इनके साथी ने क्या बोलते थे, गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपके इनके बारे में कवर हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में किस स्थान पर छावनी क्षेत्र नहीं है, तो कहां पर नहीं है, देखो चंपावत, बाकी मसूरी में है, ठीक है, लैंसडाउन में है, चक्राता में है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर देखो पद्मश्री पुष्पेश पंत का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कहां से है, पद्मश्री पुष्पेश का संबंध ये है पत्रकारिता से, ठीक है। और 2015 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखो हंसा मनराल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित रही हैं, तो हंसा मनराल किससे संबंधित रही हैं, ये है भारोत्तोलन से, ठीक है। भारोत्तोलन यानी कि जो वेट लिफ्टिंग होता है, भारोत्तोलन से संबंधित रही हैं, ठीक है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया गया, 2001 में, ठीक है। और द्रोणाचार्य पाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन है, हंसा मनराल, ठीक है, ध्यान रखिए। और द्रोणाचार्य किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो खेल प्रशिक्षु होते हैं यानी कि कोच, ठीक है, जो कोच होता है उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और कब से दिया जा रहा है, 1985 से दिया जा रहा है, 1985 से। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, किसी खेल में विशिष्ट योगदान के लिए, ठीक है, जो कोई विशिष्ट प्रदर्शन करता है, तो कब से दिया जा रहा है, 1961 से दिया जा रहा है, 1961 से। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब से दिया जा रहा है, 1991 से। और पहला किसको दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को। और 2022 में किसको दिया गया, शरद कमल को, ठीक है। सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट किससे संबंधित रही हैं, पर्वतारोहण से संबंधित रही हैं, ठीक है। और अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था, 1981 में। हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन अवार्ड, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। सीसीसी ग्रीन अवार्ड कब दिया गया,
ठीक है, 2010 में। और अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था? 1981 में, ठीक है। तो किससे रही है? पर्वतारोहण से संबंधित रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से मिलाने के लिए आया है, सुमेलित कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए है होली हिमालय, किसकी रचना है? ई शेरमैन ओकले की, ठीक है। नंदा के जागर किसकी है? बसंती बिष्ट की है, ठीक है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, देखो लगातार क्वेश्चन आता है, और किसकी है? भक्त दर्शन की, ठीक है। और अगला देखो, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा किसकी है? शेखर पाठक की, ठीक है। इनकी एक दूसरी रचना है एशिया की पीठ पर। और 2022 में कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड किसको दिया गया है? शेखर पाठक को, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो, RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? नैनीताल में, ठीक है। कब स्थापना हुई थी? 1988 में हुई थी। और कौन ट्रेनिंग करता है यहाँ पर? जब कोई PCS का एग्जाम निकालता है ना, तो जो PCS की ट्रेनिंग होती है कहाँ पर होती है? नैनीताल में ही होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सेवा वाले जो भी होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? जो उत्तराखंड प्रशासनिक सेवा से संबंधित है, नैनीताल में, ठीक है। प्रशासनिक अकादमी है। अगला देखो, गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। कौन सा? देखो, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ है? रुद्रपुर में, बिल्कुल सही है, ठीक है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? हल्द्वानी में। और सब लोग तैयार रहो, आप सभी ने फॉरेस्ट गार्ड निकालना है और यही ट्रेनिंग के लिए जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ऑप्शन इसमें है गन्ना विकास संस्थान, ये हरिद्वार में नहीं है। गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? काशीपुर में, ठीक है। हरिद्वार में कौन सा है? गन्ना शोध संस्थान, ठीक है। गन्ने पर अनुसंधान का जो केंद्र है कहाँ है? हरिद्वार में। और विकास से संबंधित कहाँ है? काशीपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है इसमें रक्षा कृषि शोध संस्थान, ठीक है। कहाँ है ये? अल्मोड़ा में। और क्वेश्चन नंबर 94 देखो, उत्तराखंड में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय किस जिले में स्थित है? हल्द्वानी में। और कहां पर पड़ता है? हल्द्वानी के भी, ठीक है, सॉरी, नैनीताल जिले में। और नैनीताल जिले के कहां आता है? हल्द्वानी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्न में कौन सा स्थान गंगा नदी पर स्थित नहीं है? गंगा नदी पर कौन सा स्थान स्थित नहीं है? देखो, आपने ध्यान रखना है, गंगा नदी दो शाखाओं में पहले आती है। दो शाखा कौन सी? एक भागीरथी और एक अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा भागीरथी आई कहां पर मिले? देवप्रयाग में मिले। और यहां से गंगा नाम से इसको जाना गया, ठीक है। तो गंगा नदी कहां से? देवप्रयाग से आगे को बढ़ी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? देखो, इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले देवप्रयाग ही मिलेगा, ठीक है। देवप्रयाग के पश्चात कौन सा मिलेगा आपको? व्यासी, ठीक है। व्यासी से पहले यहाँ पर कोडियाला मिलता है, ठीक है, कोडियाला, फिर व्यासी, फिर मिलेगा शिवपुरी, ठीक है। शिवपुरी मिलेगा ऋषिकेश, ठीक है, चीला रेंज, फिर रायवाला और हरिद्वार, ठीक है। इस तरह से आपको एक देखने को मिलेंगे गंगा किनारे स्थल। लेकिन जो इसमें ऑप्शन दे रखा है, देखो, शिवपुरी सही है। पुराना टिहरी, पुराना टिहरी कहाँ मिलेगा आपको? भागीरथी में। भागीरथी और भिलंगना का संगम यहाँ पर, ठीक है। भागीरथी प्लस भिलंगना, ये कहां पर मिलेगा? टिहरी में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुराना टिहरी। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय किस स्थान पर लाया गया? ठीक है, स्थापना कहाँ हुई? अल्मोड़ा में हुई। और लाया कहाँ गया था? कालो का डांडा। और उसका वर्तमान नाम क्या है? लैंसडाउन, ठीक है। इसको भी चेंज करने की अभी बात चल रही है, तो वर्तमान में भी लैंसडाउन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ जो कैंट एरिया, सबसे स्वच्छ कैंट एरिया, इसको 2022 में घोषित किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा साथी। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, कौन सा? कालेश्वर। यहाँ पर कालेश्वर मंदिर, इसको कालेश्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित है? तो कहाँ है स्थापित? काशीपुर में राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थापित है। राज्य में महिलाओं को कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है? ठीक है, देखो, क्षैतिज आरक्षण कितना है? 30%, ठीक है। पहले 20% था, फिर 2006 में इसको 30% किया गया। उसके पश्चात देखो 2022 बाहरी राज्य की महिलाओं द्वारा हाईकोर्ट में एक रिट डाली गई, ठीक है, रिट योजित की गई कि उत्तराखंड में ही ऐसा, मतलब उत्तराखंड की महिलाओं को ही ऐसा क्यों, उनके समानता का अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 15 जो है वो लोक नियोजन में, अनुच्छेद 16, ठीक है, 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसकी बात करता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और ये भी बोलता है कि धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान, इनके आधार पर, ठीक है, कोई भी भेदभाव राज्य नहीं करेगा किसी के साथ।
तो फिर जन्म स्थान के आधार पर यानी कि उत्तराखंड के जो स्थायी हैं उनको किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, ये मुद्दा कोर्ट के सामने उठाया था बाहरी राज्य की महिलाओं द्वारा। तो ऐसा कोई भी, ठीक है, कोई भी नियम उत्तराखंड सरकार ने नहीं बनाया था, केवल एक शासनादेश जारी कर दिया था। लेकिन उसके पश्चात वर्तमान में इसको अब एक नियम बना दिया गया, ठीक है। हाल ही में जो अभी शीतकालीन सत्र हुआ था वहां पर ये जो प्रस्ताव है पारित किया जा चुका है, ठीक है, प्रस्ताव पारित हो चुका है। यह नियम मतलब कानून बनने वाला है, ठीक है। राज्यपाल के पास गया था और राज्यपाल जी ने उसमें कुछ संशोधन, जो कुछ शब्दावलियों के संशोधन जो करने हैं उसके लिए सरकार को भेजा। उसके पश्चात पुनः, ठीक है, राज्यपाल के पास चला गया। तो जैसे राज्यपाल के उसमें साइन होंगे तो क्या बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा, ठीक है। अब कानून बन जाएगा, अभी तक कानून नहीं था, अब कानून बन जाएगा, जिसमें राज्य की महिलाओं के लिए पुनः 30% क्षैतिज आरक्षण, ठीक है, किसमें, सरकारी सेवाओं में। लेकिन यदि आप पंचायतों की बात करें, पंचायतों में कितना मिलता है, पंचायतों में कितना मिलता है, ध्यान रखिएगा 50%। कब से मिल रहा है, 2008 से, ठीक। और इस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे, बीसी खंडूरी, ठीक है, बीसी खंडूरी इस टाइम पर मुख्यमंत्री थे 2008 में, ठीक है। 2006 में कौन थे, नारायण तिवारी, एनडी तिवारी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 30% किसने किया था। और 2022 में ये जो कानून बना है, जब ये कानून बन रहा है, अभी कौन है, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। तो पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, किस मुख्यमंत्री के काल में जो क्षैतिज आरक्षण संबंधी महिला विधेयक है, ठीक है, महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक है कानून के रूप में दर्ज हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जब भी शासनादेश आएगा तो शासनादेश का डेट मैं आपको जरूर लिखाऊंगा कि कब आया, कब है, 2022 में, ठीक है। अधिनियम तो 2022 का ही रहेगा, लेकिन प्रभावी कब से होगा, जिस दिन इसका शासनादेश आ जाएगा। और जिस दिन शासनादेश आ जाएगा मैं आप लोगों को लिखा दूंगा, ठीक है। तो वो डेट काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी और पूछी जाएगी, 100% पूछी जाएगी। ध्यान रखिएगा आप लोग, किस राज्यपाल ने उस पर साइन किया, राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री, किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ, कब हुआ और कब से प्रभावी हुआ, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें जितने भी बनेंगे मैं आपको लिखा दूंगा जैसे उसके आ जाएंगे, ठीक है, उसके जो शासनादेश आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष आसन आर्द्र क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल किया गया, ठीक है। तो आसन आर्द्र क्षेत्र कहां पर है, देहरादून में, ठीक है। आसन बैराज की स्थापना कब होती है, 1967 में, ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ पर जो आर्द्र भूमि है, ठीक है, आसन आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र है राज्य में और विदेशी पक्षियों के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया, ठीक है। रामसर क्या है, जो रामसर में किसको शामिल किया जाता है, जो वेटलैंड एरिया है दुनिया में, ठीक है, उनके संबंध में, उनके संरक्षण के लिए एक जो साइट तैयार की गई, ठीक है, रामसर साइट, वहां पर इसको शामिल किया गया। और कब किया गया, 2020 में किया गया था, ठीक है। रामसर में वर्तमान में टोटल कितने, भारत से 75, भारत से 75 स्थल रामसर में शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 1973 में, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया था, तो इसलिए मनाया था जब रामसर की स्थापना हुई थी। अगला देखो, रामेश्वर तीर्थ निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। रामेश्वर तीर्थ देखो, काली नदी, कहां तक गई, ब्रह्मदेव मंडी, ठीक है, ब्रह्मदेव मंडी। ये कहां पड़ता है, चंपावत के, मतलब चंपावत से मिला हुआ, ठीक है, लेकिन पड़ता कहां है, नेपाल में, ठीक है। चंपावत टनकपुर में इसका बॉर्डर है ब्रह्मदेव मंडी के साथ, ठीक है। ब्रह्मदेव मंडी और टनकपुर का बॉर्डर में ये नदी, यहां से आगे शारदा बन गई और यहां तक कौन सी है, काली, ठीक है। इधर इसका नेपाल हो गया, नेपाल का एरिया, उत्तराखंड की जो पूर्वी सीमा बनाती है काली नदी बनाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको मैं बताने वाला हूं, काली नदी निकली कहां से, काला पानी से, ठीक है, काला पानी से निकली। सबसे पहले इसमें कौन सी मिलती है, कुठी यांगटी, ठीक है। फिर कौन सी मिलेगी, धौली गंगा, ये भी कौन सी, पूर्वी, ठीक है, धौली गंगा पूर्वी। कहां पर मिलेगी, खेला पर, ठीक है। फिर इसमें कौन सी मिलती है, देखो गौरी गंगा, ये गौरी गंगा, ठीक है, गौरी। और कहां पर मिलती है, ये है जौलजीबी, जहां पर जौलजीबी मेला भी आयोजित होता है। और कब लगता है जौलजीबी मेला, मतलब कब से आयोजित हो रहा है, 1914 से, 1914 से जौलजीबी मेला आयोजित हो रहा है। और कहां पर होता है, काली और गौरी के संगम पर, ठीक है, जौलजीबी मेला होता है। इसके पश्चात इसमें कौन सी आती है, देखो सरयू, कहां पर मिलती है, ये है पंचेश्वर तीर्थ, पंचेश्वर, ठीक है। सरयू की एक सहायक नदी कौन सी है, पूर्वी रामगंगा,
कहां पर मिलती है रामगंगा? ये मिलती है रामेश्वर तीर्थ में, रामेश्वर तीर्थ में, ठीक है। पूर्वी रामगंगा मिलती है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे फैक्ट आपसे पूछ जाएंगे, ठीक है। गोरी कहां से निकलती है? मीलम से निकलती है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये गोवान खन्ना हिमनद से निकलती है, ठीक है। पूर्वी रामगंगा कहां से निकलेगी? पोर्टिंग ग्लेशियर से निकलेगी, तो रामेश्वर तीर्थ में, ठीक है। सरयू कहां से निकलती है? सरमूल से, ठीक है, सरमूल से निकलती है। सरयू की अन्य सहायक नदियां देखो, यहाँ पर पनार इसमें मिलती है, पनार। बाकी इसमें गोमती मिलती है बागेश्वर में, ठीक है। गोमती पनार इसकी क्या है? सहायक नदी है। आगे चल के इसमें एक और नदी मिलती है, लधिया नदी। लधिया नदी किसमें मिलती है? काली नदी में, ठीक है। तो एक काली नदी का तंत्र हो गया। देखो क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, रामेश्वर तीर्थ किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो किन नदियों के संगम पर स्थित? देखो एक सरयू और रामगंगा के संगम पर, ठीक है। पूर्वी रामगंगा और सरयू के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो सरयू रामगंगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रामगंगा में पूर्वी रामगंगा भी होना चाहिए था। देखो सरयू काली का कौन सा हो जाएगा? सरयू काली पंचेश्वर ठीक है। काली और गोरी का कौन सा हो जाएगा? जौलजीबी, जौलजीबी यहाँ पर, ठीक है। काली और गोरी का संगम हो रहा है। साथ में देखो काली और धौली गंगा कौन सा हो जाएगा? खेला, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। तो ये होगी 100 क्वेश्चन आपके। 50 पिछली क्लास में मेरे द्वारा कराए गए थे, ठीक है, और 50 इस क्लास में हो गई। तो उम्मीद है आप लोगों का परीक्षा वाणी काफी सारा इसमें रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। कुछ नई जानकारियां, कुछ नए फैक्ट, ठीक है, करंट से रिलेट करते हुए सारी चीजें, इतिहास से लेकर करंट तक का सारी चीजें रिलेट करते हुए आपको समझाने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास काफी पसंद आई होगी, पिछली क्लास भी और इस क्लास भी। और जिसने भी दोनों क्लासेस देखी उसको यकीनन काफी फायदा इससे होगा आगे एग्जाम के लिए, ठीक है। और देखो पढ़ने का तरीका ही यही होता है, आप पढ़ रहे हैं कोई भी चीज ना, रट्टा मारने से कुछ नहीं मिलेगा। रट्टा मारोगे तो केवल कुछ पल के लिए याद होगा, यदि समझ के पढ़ोगे तो हमेशा के लिए याद होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी, समझ के पढ़ो। बहुत समय है आपके पास, देखो इतनी सी तो परीक्षा वाणी है, कितने पेज है? मुश्किल से 300 कुछ पेज है उस पर। उसमें भी देखो पहले 100 पेज तक तो केवल वन रन छोड़ दो उनको, उसके पश्चात शुरू करो, लास्ट में भी छोड़ दो जो करंट का मामला है। तो बीच में कितने मुश्किल से 200 पेज हैं, और उसमें भी लगभग 60 पेज तो ऐसे होंगे जिनमें केवल वो बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं। तो पेज कितने? 140। यदि एक पेज भी एक दिन पढ़ोगे ना तो 140 दिन में आपकी परीक्षावाणी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। और परीक्षावाणी ऐसे कवर करनी, जो मेरे द्वारा परीक्षावाणी टेस्ट करवाया गया था उसमें लगभग 90 प्लस आप लोगों का नंबर होना चाहिए था, लेकिन नंबर कितना आ रहा? 70, 75, 80। कम स्कोर है, देखने में बहुत अच्छा स्कोर लग रहा है, लेकिन एक बुक का स्कोर है, ये भी तो सोचो। एक किताब में आपके कम से कम 90 प्लस नंबर आना चाहिए था, जो कि इतनी महत्वपूर्ण किताब है। होता क्या ना, हम लोग अब वन लाइनर की तरफ भाग रहे हैं, हम लोग बीएस नेगी की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यूके SSS पूछ सकता था, हो सकता है आगे उसका भी एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप लोग वन लाइनर पढ़े जा रहे, आपको नुकसान भी तो हो सकता है। तैयार हो चुनौतियों के लिए, तैयार हो ऐसे एग्जाम के लिए जो आपकी समझ पर आधारित हो। समझ के पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा आगे तक उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। वन लाइनर रट्टा मारो, केवल एक एग्जाम आप निकाल सकते हो, लेकिन अगले के लिए फिर से आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो समझते हुए पढ़ो, प्रैक्टिस सेट जब करते हो उससे ज्यादा से ज्यादा चीजें आप जितनी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जितना आप ले सकते हो लो, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि देखो कोई क्वेश्चन मैं जो प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, हो सकता है कई क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट भी आ जाएंगे, ठीक है, उम्मीद है आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। उनको यदि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ, तो हो सकता है वो आ जाए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आयोग के क्वेश्चन इसी तरह से बनते आए और ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। पुलिस में भी देखो, जिसने पुलिस से पहले मेरे द्वारा 4 प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे, जिसने मेरी सारी क्लासेस देखी थी तो उसको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मेरे समझाए हुए उस मैटर में से आए थे जो प्रैक्टिस सेट से रिलेट करके बताए गए थे। 7 क्वेश्चन डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट से आए हुए थे, बाकी अन्य चीजें मेरे द्वारा जो क्लास है उसके दौरान समझाई भी गई थी, ठीक है। तो वहां से भी आप लोगों को कई फायदा हुआ होगा। तो कोशिश यही करो कि सारी चीजें आप निचोड़ ले सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।